हम्म, कल्पना कीजिए एक शहर की। एक ही शहर जो बीच से एक ऊंची बाड़ या दीवार से दो हिस्सों में बटा हुआ है। हाँ, जैसे कोई बॉर्डर हो। बिल्कुल। और जब उत्तर की तरफ देखते हैं तो नज़ारा किसी भी आम विकसित जगह जैसा लगता है। पक्की सड़कें हैं, जगमगाती हुई स्ट्रीट लाइट्स हैं। वहाँ रहने वालों की औसत आय लगभग $30,000 है। जो कि काफी अच्छी रकम है। हाँ हाँ, काफ़ी अच्छी है। बच्चे वहाँ सुरक्षित रूप से स्कूल जाते हैं, बुजुर्गों के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, और सबसे बड़ी बात वहाँ कानून का राज है। मतलब लोग बिना किसी डर के अपना बिजनेस चलाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस और अदालतें उनके हकों की रक्षा करेंगी। है ना? वही तो। लेकिन उसी बाढ़ के ठीक दूसरी तरफ, महज कुछ ही कदमों की दूरी पर कहानी बिल्कुल अलग है। वहां जाते ही औसत आय सीधे 1/3 रह जाती है। अरे बाप रे, 1/3? हाँ, सड़कें खस्ता हाल हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं, और अपराध और भ्रष्टाचार तो मतलब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हम्म। ये सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी डायस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी हो। है ना? पर ये कोई फिल्म नहीं है। ये नुगालेज शहर की असलियत है। उत्तर में है नुगालेज एरिज़ोना, जो अमेरिका में है, और दक्षिण में है नुगालेज सोनोरा, जो मेक्सिको में है। ये दृश्य सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मेरा मतलब है, एक ही भूगोल, एक ही तरह की जलवायु, एक ही तरह की बीमारियां, यहाँ तक कि एक ही संस्कृति और एक ही तरह के पूर्वजों वाले लोग। हाँ, बिल्कुल एक जैसे लोग। फिर भी एक तरफ इतनी समृद्धि और दूसरी तरफ इतनी गहरी गरीबी। अगर कोई इस शहर को ऊपर से देखे तो उसे लगेगा कि जैसे जैसे किसी ने एक ही जमीन पर दो अलग अलग दुनिया बसा दी है। बिल्कुल सही बात है। और ठीक यही वो रहस्य है जिसे हम आज के इस डीप डाइव में सुलझाने वाले हैं। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य मिशन ये समझना है कि आखिर क्यों कुछ देश बेहद अमीर और शक्तिशाली बन जाते हैं, जबकि अन्य अत्यंत गरीबी के जाल में फंसे रह जाते हैं। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बहुत ही कमाल की है। बिल्कुल कमाल की है। हम डारोन एसोग्लू और जेम्स जे रॉबिन्सन की मशहूर किताब व्हाई नेशंस फेल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंश और बेहतरीन इन्फोग्राफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये पूरी सामग्री स्पेशली कलेक्टेड, क्रिएटेड एंड प्रेजेंटेड बाय पवन ठाकुर। पवन के नोट्स सच में बहुत गहरे स्रोत पर आधारित हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि पवन ने इन नोट्स के साथ जो कवर तस्वीर साझा की है वो बहुत ही कलात्मक है। मतलब एक खूबसूरत लकड़ी के बैकग्राउंड पर सुनहरे और बेहद सुंदर कर्सिव अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ है। हाँ, मैंने भी देखी वो तस्वीर, बहुत ही आकर्षक है। अर्थशास्त्र और इतिहास के इतने भारी भरकम विषय को इस तरह से आसान बना देना वाकई एक कला है। तो पवन ठाकुर के इन बेहतरीन विजुअल्स और रिसर्च को आधार बनाते हुए चलें इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर नोगालिस के इन दो हिस्सों में इतना जमीन आसमान का अंतर क्यों है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि दुनिया भर में गरीबी और अमीरी के कारणों को लेकर जो सबसे आम धारणाएं हैं वो पूरी तरह से गलत है। मतलब कैसे? देखिए, अक्सर ये माना जाता है कि कोई देश इसलिए गरीब है क्योंकि वहाँ का भूगोल खराब है, या वहाँ की जलवायु बहुत गर्म है, या फिर वहाँ की मिट्टी खेती के लायक नहीं है। हाँ, लोग अक्सर मौसम या जमीन को दोष देते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग तो यहाँ तक ये देखते हैं कि किसी विशेष संस्कृति में ही कुछ ऐसा है जो विकास को रोकता है। लेकिन नुगालिस का उदाहरण इन सभी धारणाओं को एक झटके में खारिज कर देता है। सही बात है। उस बाढ़ के दोनों तरफ न तो मौसम बदलता है, ना ही जमीन, और ना ही लोगों का डीएनए या संस्कृति। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। क्या भूगोल का सच में कोई असर नहीं होता? मेरा मतलब है, अगर किसी देश की जमीन ही पूरी तरह से बंजर हो या वहां भयंकर बीमारियां पनपती हों, तो वहां कोई भी सिस्टम क्या कर लेगा? क्या ये दावा थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं लगता कि भूगोल बिल्कुल मायने नहीं रखता? तय नहीं करता। नियति तय नहीं करता। अच्छा। हाँ, क्योंकि बंजर जमीन पर भी अगर सही तकनीक और नीतियां हो तो खेती की जा सकती है। इसे साबित करने के लिए पवन ठाकुर के इन्फोग्राफिक्स में एक और बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण दिया गया है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का। हाँ, 38वीं समानांतर रेखा वाला उदाहरण। बिल्कुल। 38वीं समानांतर रेखा के दोनों ओर के लोगों का इतिहास, भाषा, भूगोल और संस्कृति सदियों तक बिल्कुल एक जैसी रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक वे एक ही देश थे।
और नोट्स में उन रात की सैटेलाइट तस्वीरों का भी जिक्र है। हाँ, वो तस्वीरें बहुत कुछ कह देती हैं। वही तो, अगर हम आज रात के समय कोरियाई प्रायद्वीप की तस्वीरें देखें तो दक्षिण कोरिया रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई देता है। मानो वो कोई चमकदार द्वीप हो। वहाँ की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और दूसरी तरफ ठीक ऊपर उत्तर कोरिया गहरे अंधकार में डूबा हुआ है। मतलब वहां बुनियादी बिजली तक की भारी किल्लत है। सटीक बात। ये रोशनी और अंधेरे का अंतर भूगोल या संस्कृति का परिणाम नहीं है। ये एक विशुद्ध राजनीतिक और संस्थागत सिस्टम का नतीजा है। संस्थागत सिस्टम। हाँ, असली कारण है संस्थाएं। संस्थाओं से हमारा मतलब सिर्फ सरकारी इमारतों या दफ्तरों से नहीं है, बल्कि उन नियमों, प्रणालियों और कानूनों से है जो ये तय करते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी। मतलब रूल्स ऑफ द गेम। बिल्कुल। समाज में लोगों को मेहनत करने के लिए क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, ये संस्थाएं ही तय करती हैं। डारोन एस्टोग्लू और जेम्स ए रॉबिन्सन ने अपनी शोध में इन संस्थाओं को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा है। समावेशी संस्थाएं यानी इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, और दोहनकारी या निष्कर्षणकारी संस्थाएं जिन्हें एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। इसे थोड़ा और व्यावहारिक रूप से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई अर्थव्यवस्था एक नया बना हुआ शानदार हाईवे है। अच्छा, हाईवे। हाँ, तो समावेशी संस्थाएं एक ऐसी व्यवस्था है जहां इस हाईवे पर हर कोई अपनी गाड़ी दौड़ा सकता है। मतलब सबके लिए खुला है। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई नया विचार है, तो आप उस हाईवे पर अपना सफर शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ दोहनकारी संस्थाएं उस हाईवे पर जगह जगह टोल बूथ लगाने जैसी हैं। सत्ता में बैठे कुछ मुट्ठी भर लोग उस हाईवे पर कब्जा कर लेते हैं और बिना कोई सुविधा दिए सिर्फ वहां से गुजरने वालों से मनमाना पैसा वसूलते हैं। तो उनका मकसद हाईवे को बेहतर बनाना नहीं है? बिल्कुल नहीं। उनका मकसद सिर्फ लोगों की जेब से पैसा निकालना है। ये हाईवे वाली उपमा बहुत सटीक है, क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे एक सिस्टम संपत्ति बनाता है और दूसरा उसे चूसता है। सही बात है। समावेशी संस्थाएं बहुसंख्यक लोगों को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका देती हैं। वे निजी संपत्ति की सुरक्षा करती हैं और निष्पक्ष कानून लागू करती हैं, जिससे लोगों को भरोसा मिलता है। हाँ, जब लोगों को ये भरोसा होता है कि उनकी मेहनत की कमाई को कोई तानाशाह या भ्रष्ट नेता रातों रात छीन नहीं लेगा, तो वे शिक्षा में निवेश करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और नई तकनीकें बनाते हैं। और शायद इसीलिए स्रोत सामग्री में बिल गेट्स और कार्लोस स्लिम के बीच की इतनी दिलचस्प तुलना की गई है। हाँ, वो तुलना बहुत ही आई ओपनिंग है। बिल गेट्स ने अमेरिका में सफलता पाई, जहां समावेशी संस्थाओं का माहौल था। उन्हें नवाचार करने की, इनोवेशन करने की आजादी थी। उन्होंने एक नई तकनीक बनाई, सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्रांति ला दी और अपनी संपत्ति अर्जित की। और इसके ठीक उलट कार्लोस स्लिम का केस है। बिल्कुल। कार्लोस स्लिम का उदाहरण है जो मैक्सिको में अमीर बने। उन्होंने कैसे पैसा कमाया? उन्होंने कोई ऐसा नया बड़ा आविष्कार नहीं किया जिसने दुनिया बदल दी हो। तो फिर उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे बनाई? उन्होंने मैक्सिको की दोहनकारी संस्थाओं का फायदा उठाया। जब मैक्सिको सरकार ने अपनी टेलीकॉम कंपनी टेलीमिक्स का निजीकरण किया, तो स्लिम ने अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल करके उस मोनोपोली को हासिल कर लिया। यानी एकाधिकार हासिल कर लिया। हाँ, यानी उनकी संपत्ति बाजार की निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि एक तयशुदा और फिक्स सिस्टम से आई। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ पैसा नए आइडिया से बन रहा है और दूसरी तरफ संपर्कों और मोनोपोली से। और ये हमें अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे सिद्धांत की ओर ले जाता है, रचनात्मक विनाश। रचनात्मक विनाश। यह बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। ये शब्द सुनने में ही काफी विरोधाभासी लगता है। कुछ बनाया भी जा रहा है और नष्ट भी किया जा रहा है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में थॉमस एडिसन का जिक्र है। हम सब जानते हैं कि एडिसन किसी बहुत अमीर या कुलीन परिवार से नहीं थे। वे एकदम आम पृष्ठभूमि से आते थे। हाँ, उनके पास कोई बहुत बड़ी राजनीतिक पहुंच नहीं थी, लेकिन उनके पास शानदार विचार थे। अमेरिका के समावेशी पेटेंट कानूनों ने उन्हें ये सुरक्षा दी कि अगर वे बल्ब का आविष्कार करेंगे तो उनकी कमाई कोई और नहीं चुराएगा। और इसी इंसेंटिव ने उन्हें काम करने की प्रेरणा दी। सही कहा। इसी इंसेंटिव ने उन्हें बल्ब जैसी दुनिया बदलने वाली चीज बनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जरा सोचिए, एडिसन के उस नए आविष्कार का बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ा? बल्ब आने का सीधा मतलब था कि मोमबत्ती बनाने वालों, गैस लैंप बनाने वालों और उसका तेल बेचने वालों का बिजनेस हमेशा के लिए खत्म हो जाना। अरे हाँ, उनका तो पूरा काम ही ठप हो गया होगा। यही रचनात्मक विनाश है।
जब कोई नई और बेहतर तकनीक आती है तो वह पुरानी तकनीक और पुराने बिजनेस मॉडल को नष्ट कर देती है। एक समावेशी समाज इस विनाश को खुशी-खुशी स्वीकार करता है। क्योंकि ओवरऑल इससे पूरे समाज का फायदा होता है। बिल्कुल, इससे कुल मिला के पूरा समाज आगे बढ़ता है, जीवन स्तर सुधरता है। लेकिन दोहनकारी संस्थाएं इस रचनात्मक विनाश से खौफ खाती हैं। हाँ, वो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं अक्सर वही उन पुरानी तकनीकों, जमीनों या संसाधनों के मालिक होते हैं। नया आविष्कार उनकी सत्ता और संपत्ति दोनों को चुनौती देता है। एकदम सही। ऐतिहासिक कांगो साम्राज्य का उदाहरण इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। पवन ठाकुर के नोट्स में ये स्पष्ट किया गया है कि कांगो के राजा ने अपने देश में कृषि के लिए हल जैसी बुनियादी और फायदेमंद तकनीक को अपनाने से साफ मना कर दिया था। एक मिनट, हल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया? पर क्यों? कोई राजा क्यों चाहेगा कि उसके देश में खेती ना सुधरे? इसका कारण आर्थिक नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक था। अच्छा। हाँ, राजा को डर था कि अगर आम लोग हल का उपयोग करके अधिक अन्न उगाने लगे और उनके पास सरप्लस अनाज बचने लगा तो वे उसे बेचकर अमीर हो जाएंगे। और अगर लोग अमीर हो गए तो राजा को दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जब नागरिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं तो वो राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगते हैं। राजा की जो निरंकुश सत्ता थी वो खतरे में पड़ जाती। इसलिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने अपने ही देश के लोगों को गरीबी और भुखमरी में धकेलना बेहतर समझा। अरे बाप रे, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सत्ता बचाने के लिए पूरे देश को एक बुनियादी तकनीक से वंचित कर देना। हाँ, ये बहुत ही क्रूर है, पर यही दोहनकारी संस्थाओं की असलियत है। लेकिन यहाँ हमारे श्रोताओं के मन में एक स्वाभाविक सवाल उठ सकता है। आखिर ये कैसे तय होता है कि कोई देश नोगालेस अरिजोना की तरह समावेशी रास्ता चुनेगा या कांगो की तरह दोहनकारी? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या कोई सोची समझी साजिश? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। देखिए, इतिहास में कुछ ऐसे नाजुक मोड़ आते हैं जिन्हें क्रिटिकल जंक्चर्स कहा जाता है। क्रिटिकल जंक्चर्स? हाँ, ये ऐतिहासिक चौराहे होते हैं जहाँ एक घटना या एक छोटा सा बदलाव किसी देश की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। इसका सबसे बेहतरीन और स्पष्ट विश्लेषण हमें उपनिवेशवाद के दो अलग-अलग मॉडलों में देखने को मिलता है। हाँ, स्पेनिश तरीका और अंग्रेजों का तरीका। जब स्पेनिश विजेता फ्रांसिस्को पिज़ारो पेरू पहुंचा तो उसका मॉडल एकदम स्पष्ट था। उसने इंका साम्राज्य के राजा अतावाल्पा को धोखे से बंदी बना लिया, उससे फिरौती के रूप में कमरों को सोने चांदी से भरवाया और फिर भी उसे मार डाला, जो कि बहुत ही भयानक था। बिल्कुल। उसके बाद स्पेनिश लोगों ने मुटो और एनकोमियांडा जैसी बेहद क्रूर प्रणालियां लागू की। और इनका काम करने का तरीका क्या था? इनका काम करने का तरीका बहुत सीधा और निर्दयी था। स्थानीय मूल निवासियों को पकड़ो, उनसे खदानों में जबरदन काम करवाओ और सारी संपत्ति चूस कर स्पेन भेज दो। ये शुद्ध रूप से एक दोहनकारी मशीन का निर्माण था जिसने लैटिन अमेरिका में एक ऐसी गहरी असमानता पैदा की जिसके निशान आज भी वहां के समाज में दिखाई देते हैं। अब इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका में जेम्स टाउन की कहानी को देखते हैं। कई लोगों को लगता है कि अंग्रेज शुरू से ही एक अच्छी और समावेशी व्यवस्था बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मतलब उनकी मंशा भी स्पेनिश लोगों जैसी ही थी? पूरी तरह से। जब वर्जीनिया कंपनी के तहत अंग्रेज जेम्स टाउन पहुंचे तो वो भी चाहते थे कि उन्हें कोई स्थानीय राजा मिले जिसे वे पकड़ लें और उसके जरिए वहां के मूल निवासियों से सारा काम करवाएं ताकि वे खुद आराम से बैठकर सोना बटोर सकें। लेकिन उन्होंने कहा ये स्पेनिश वाला पासा अमेरिका में उल्टा पड़ गया है ना? बिल्कुल उल्टा पड़ गया। वहां के स्थानीय सरदार वाहुन सुनाकोक को अंग्रेजों की चाल समझ आ गई। वो काफी समझदार निकले। हाँ, जब अंग्रेजों ने उन्हें राजा का ताज पहनाने और अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं भी एक राजा हूं। अगर तुम्हारे राजा ने मुझे उपहार भेजे हैं तो तुम्हें मेरे पास आना होगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। उन्होंने अंग्रेजों का काम करने से और उन्हें खाना देने से साफ इनकार कर दिया। यहां से अर्थशास्त्र का असली खेल शुरू होता है। जब अंग्रेजों को मूल निवासियों से काम नहीं मिला तो उन्होंने अपने ही लोगों यानी जो अंग्रेज मजदूर उनके साथ जहाजों में आए थे उनसे बंधुआ मजदूरी करवानी चाहिए। हाँ, उन्होंने बहुत सख्त नियम बना दिए। उन्होंने बहुत कठोर नियम बना दिए। लेकिन जेम्स टाउन की स्थिति पेरू जैसी नहीं थी। वहां जमीन अथाह थी और काम करने वाले लोग बहुत कम। वे मजदूर उन कठोर नियमों को नहीं झेलते थे। वे बस भागकर जंगलों में चले जाते थे और अपनी खुद की जमीन पर खेती करने लगते थे।
अब वर्जीनिया कंपनी बुरी तरह फंस गई। और यही वो क्रिटिकल जंक्चर था। लेबर यानी श्रम की इस भारी कमी ने वर्जीनिया कंपनी को मजबूर कर दिया कि वे अपना रवैया बदलें। क्योंकि काम करवाने के लिए कोई बचा ही नहीं था। सही कहा। तब मजबूरी में उन्हें अपने ही लोगों को इंसेंटिव देने पड़े। उन्होंने मजदूरों को अपनी जमीन रखने का अधिकार दिया, संपत्ति के अधिकार दिए और सबसे बड़ी बात, उन्हें जनरल असेंबली के जरिए राजनीतिक अधिकार भी देने पड़े ताकि लोग अपनी मर्जी से वहां रुके और काम करें। मतलब मजबूरी में ही सही, पर शुरुआत हो गई। हाँ, और इसी मजबूरी में से उत्तरी अमेरिका में एक समावेशी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की नींव पड़ी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ऑस्ट्रेलिया को उदाहरण इस बात को और भी पुख्ता करता है। ऑस्ट्रेलिया को तो अंग्रेजों ने एक पीनल कॉलोनी यानी कैदियों की बस्ती के रूप में बसाया था। बिल्कुल, वहां इंग्लैंड के खूंखार अपराधियों को सजा काटने भेजा जाता था। तो वहां एक समावेशी समाज कैसे बन गया? वहां भी बिल्कुल जेम्स टाउन वाली ही समस्या सामने आई। सरकार को वहां सड़कें और शहर बनाने थे, लेकिन काम करने वाले लोग कम थे और जमीन बहुत ज्यादा। वहां हेनरी और सुजैन केबल की कहानी आती है, जो नोट्स में भी दी गई है। हाँ, ये दोनों कैदी थे। जब वे इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया भेजे जा रहे थे तो जहाज के कप्तान डंकन सिंक्लेयर ने उनका निजी सामान चुरा लिया। अब इंग्लैंड के कानून के हिसाब से एक सजायाफ्ता कैदी के पास कोई अधिकार नहीं होता। वो कोर्ट में किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकता। मतलब कानूनी तौर पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, इंग्लैंड में नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने उस कप्तान के खिलाफ मुकदमा कर दिया। और ये मुकदमा अपने आप में एक इतिहास बन गया, क्योंकि वे वो केस जीत गए। बिल्कुल। एक कैदी का एक शक्तिशाली और रसूखदार जहाज के कप्तान के खिलाफ मुकदमा जीतना कोई छोटी बात नहीं थी। इसने पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक संदेश भेज दिया कि कानून का राज क्या होता है। इसने ये स्थापित कर दिया कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो कैदी हो या कप्तान। और इसी भरोसे ने वहां एक बेहद समावेशी समाज और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखी। अब तक की हमारी बातचीत में एक पैटर्न साफ दिख रहा है। समावेशी संस्थाएं लोगों को आगे बढ़ाती हैं और दोहनकारी संस्थाएं उन्हें पीछे धकेलती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? अगर ये बात इतनी ही साफ है, अगर दोहनकारी संस्थाएं इतनी ही खराब हैं और देश को तबाह कर देती हैं, तो वे आज भी दुनिया के इतने सारे हिस्सों में क्यों मौजूद हैं? लोग बगावत करके इन भ्रष्ट प्रणालियों को उखाड़कर फेंक क्यों नहीं देते? इस सवाल का जवाब राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत में छिपा है, जिसे द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की यानी कुलीन तंत्र का लौह नियम कहा जाता है। ये नियम क्या कहता है? ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई दोहनकारी सत्ता बहुत ज्यादा दमनकारी हो जाती है तो जनता विद्रोह करती है, एक क्रांति होती है, पुराना तानाशाह हटा दिया जाता है। यहां तक तो सब ठीक लगता है, हाथ में ले लेता है, यानी सिस्टम वही रहता है, बस शोषण करने वाले चेहरे बदल जाते हैं। बिल्कुल। और स्रोत सामग्री में इस दुष्चक्र के कुछ बहुत ही आधुनिक और चौंकाने वाले उदाहरण दिए गए हैं। और हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम यहाँ किसी विशेष विचारधारा या राजनीति का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल उन ऐतिहासिक तथ्यों और शोध को सामने रख रहे हैं जो पवन ठाकुर द्वारा प्रस्तुत किए गए स्रोतों में दर्ज है। बिल्कुल, हम बस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं। तो उज़्बेकिस्तान का उदाहरण लीजिए। उज़्बेकिस्तान में कपास की खेती अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्रोतों के अनुसार राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव के शासनकाल में वहां एक बेहद शोषणकारी व्यवस्था देखी गई। जब कपास चुनने का मौसम आता था तो लगभग 27 लाख स्कूली बच्चों को स्कूल से निकालकर जबरन खेतों में कपास चुनने भेज दिया जाता था। 27 लाख बच्चे कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। बच्चों का स्कूल जाना बंद, शिक्षक अब शिक्षक नहीं बल्कि मजदूरों के ठेकेदार बन जाते थे। बच्चों को दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत के बदले कुछ सेंट्स मिलते थे, और इस कपास को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर जो करोड़ों का भारी मुनाफा आता था वो देश के स्कूलों या अस्पतालों में नहीं जाता था, बल्कि सीधे कुलीन वर्ग के बैंक खातों में जाता था। और ये दोहन सिर्फ कपास तक सीमित नहीं था। एक दोहनकारी सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो किसी को भी स्वतंत्र रूप से अमीर नहीं होने देता। मतलब अगर कोई बिजनेस अच्छा करने लगे तो उसे भी हड़प लिया जाता है। स्रोतों में राष्ट्रपति की बेटी गुलनारा का भी जिक्र है। उज़्बेकिस्तान में इंटरस्पैन नाम की एक चाय कंपनी बहुत सफल हो रही थी। उसने बाजार का 30% हिस्सा कब्जा लिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन जैसे ही कंपनी बहुत सफल हुई,
अचानक उसके कर्मचारियों को परेशान किया जाने लगा, मुश्किलें खड़ी कर दी गईं। अंततः उस कंपनी को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर देश छोड़ना पड़ा और कुछ ही समय बाद देखते ही देखते उस पूरे चाय के व्यवसाय पर गुलनारा के परिवार का कब्जा हो गया। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता का उपयोग करके सफल व्यवसायों को हड़प लिया जाता है। बिल्कुल। स्रोतों में एक और घटना का जिक्र है जो सुनने में किसी डार्क कॉमेडी जैसी लगती है, लेकिन वो एक देश की कड़वी सच्चाई है। आप जिम्बाब्वे वाले केस की बात कर रहे हैं? हाँ, बात जनवरी 2000 की है, जिम्बाब्वे की। वहां एक सरकारी बैंक जिम बैंक ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक लॉटरी आयोजित की थी। जब लॉटरी का ड्रॉ निकाला गया तो $1 लाख का पहला इनाम जीतने वाला कोई आम आदमी नहीं था। तो कौन था? वो व्यक्ति खुद देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे थे। मतलब ये घटना भले ही हास्यास्पद लगे, लेकिन ये दर्शाती है कि जब संस्थाएं पूरी तरह से कुलीन वर्ग के नियंत्रण में आ जाती हैं तो सिस्टम किस हद तक उनके पक्ष में काम करने लगता है, इतनी बेशर्मी से कि वे एक आम लॉटरी को भी नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही कहा। इसी तरह का एक और उदाहरण सिएरा लियोन का है, जहां सियाका स्टीवंस ने सत्ता में आने के बाद मार्केटिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया। ये मार्केटिंग बोर्ड क्या था? अंग्रेजों ने ये बोर्ड मूल रूप से किसानों की फसलों का सही दाम दिलाने के लिए बनाया था, लेकिन स्टीवंस ने इस बोर्ड को एक वैक्यूम क्लीनर की तरह इस्तेमाल किया। एक समय ऐसा आया जब किसानों की कमाई का 90% हिस्सा सरकार द्वारा हड़प लिया जा रहा था। 90%? अब आप ही सोचिए, जब कोई सिस्टम आपकी मेहनत का 90% हिस्सा रख ले तो आप खेती करना ही क्यों चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम दुनिया के इतने सारे गरीब देशों की ये हालत देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी संस्थाएं उनकी मदद करना चाहती हैं। पश्चिमी देश, संयुक्त राष्ट्र और कई एनजीओ अरबों डॉलर का फंड भेजते हैं ताकि इन देशों की गरीबी दूर हो सके। ये कोशिश तो हमेशा होती है। तो क्या इस बाहरी मदद या विदेशी फंड से इन गरीब देशों की स्थिति को ठीक नहीं किया जा सकता? ये बहुत ही अहम सवाल है। हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि क्यों इस तरह के बाहरी हस्तक्षेप अक्सर विफल हो जाते हैं। विफल क्यों होते हैं? क्योंकि जब तक किसी देश का संस्थागत ढांचा नहीं सुधरेगा, तब तक वहां बाहर से फेंका गया कोई भी पैसा या योजना काम नहीं करेगी, क्योंकि वो पैसा भी उसी दोहनकारी फनल से होकर गुजरता है। पवन ठाकुर के नोट्स में से भारत के राजस्थान का वो उदाहरण इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। सेवा मंदिर नाम की एक संस्था ने देखा कि गांव के स्वास्थ्य केंद्रों में नर्सें काम पर नहीं आ रही हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। तो उन्होंने क्या उपाय निकाला? उन्होंने एक बहुत ही सरल और तार्किक उपाय सोचा। उन्होंने वहां टाइम क्लॉक मशीनें लगा दी ताकि नर्सों को दिन में 3 बार अपनी हाजिरी लगानी पड़े। शुरुआत में यह तरीका काम कर गया, उपस्थिति बढ़ गई। लेकिन फिर 14 महीनों के भीतर क्या हुआ? स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन और नर्सों ने मिली भगत करके उन मशीनों को ही तोड़ना और खराब करना शुरू कर दिया। योजना पूरी तरह विफल हो गई। अरे, मशीनें तोड़ दी? हाँ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मशीन खराब थी या योजना बनाने वालों में अक्ल नहीं थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वे उस पूरी व्यवस्था को नजरअंदाज कर रहे थे। जब पूरा स्थानीय प्रशासन ही काम चोरी और भ्रष्टाचार में शामिल हो, जब सिस्टम खुद ही उस मिलीभगत से चल रहा हो, तो सिर्फ एक मशीन लगाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मतलब मशीन संस्थाओं को नहीं बदल सकती? बिल्कुल नहीं। और अफगानिस्तान का उदाहरण तो ये दिखाता है कि कैसे करोड़ों डॉलर का फंड भी गायब हो जाता है। हाँ, वो केस तो और भी हैरान करने वाला है। स्रोतों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के एक गांव में घर बनाने के लिए लकड़ी के बीम भेजने का एक $multi-million का प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? 20% पैसा तो जिनेवा के हेड ऑफिस के खर्चे में ही चला गया। और बाकी पैसा? बचा हुआ पैसा ब्रुसेल्स के किसी एनजीओ के पास गया, उसने भी अपना हिस्सा काट लिया। ऐसे कई स्तरों से गुजरते हुए और अंत में इस्माइल खान जैसे स्थानीय सरदारों के ट्रक कार्टेल द्वारा भारी ट्रांसपोर्ट फीस वसूलने के बाद उस गांव वालों तक मदद का सिर्फ एक मामूली सा हिस्सा ही पहुंच पाया। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि जब आप किसी ऐसे देश में पैसा डालते हैं जहां दोहनकारी संस्थाएं हावी हैं, तो वो पैसा आम जनता की गरीबी दूर करने के बजाय अक्सर उसी भ्रष्ट तंत्र और कुलीन वर्ग को और अधिक शक्तिशाली बनाने का काम करता है। ये पूरी चर्चा वाकई हमारी आंखें खोलने वाली है। ये हमें इतिहास और आज की दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। इस बेहतरीन रिसर्च के लिए पवन ठाकुर का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी जटिल जानकारी को न केवल एकत्रित किया
बल्कि उसे इतने स्पष्ट और विजुअल तरीके से प्रस्तुत किया। बिल्कुल। इस पूरे डीप डाइव का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि समृद्धि एक विकल्प है। प्रॉस्पेरिटी इज अ चॉइस। हाँ, इतिहास हमारी नियति तय नहीं करता। कोई भी देश हमेशा के लिए गरीबी का शिकार होने के लिए श्रापित नहीं है। इंग्लैंड की 1688 की शानदार क्रांति इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है। उस क्रांति से क्या बदला था? जब वहां की संसद ने राजा की निरंकुश ताकत को छीन लिया, तो इसका सीधा असर ये हुआ कि अब कोई भी राजा मनमर्जी से किसी का बिजनेस या प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता था। इसी प्रॉपर्टी राइट्स की सुरक्षा ने लोगों को नई मशीनें और तकनीक बनाने का हौसला दिया और यहीं से दुनिया को बदलने वाली औद्योगिक क्रांति की नींव पड़ी। मतलब अगर सही फैसले लिए जाएं और समावेशी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं बनाई जाएं, तो दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। 100% तोड़ा जा सकता है। और इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद हम सभी को इस पूरे ऐतिहासिक संदर्भ को आज के दौर से जोड़कर देखने पर मजबूर कर दे। वो क्या विचार है? शुरुआत में हमने नोगालेस शहर को बांटने वाली उस बाड़ या दीवार की बात की थी। आज की दुनिया में जहां विशाल टेक कंपनियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी, हमारे डेटा और हमारी अर्थव्यवस्था के हर एक हिस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या हम अनजाने में एक नए तरह की दोहनकारी संस्था का निर्माण तो नहीं कर रहे हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। जय डिजिटल दुनिया भी उसी तरह दो हिस्सों में बट रही है, जहां सारा डेटा, सारी जानकारी और संपत्ति चंद कंपनियों के हाथ में जा रही है और बाकी लोग सिर्फ उनके इस विशाल इकोसिस्टम में काम करने वाले मजदूर बन के रह गए हैं। क्या ये एक नई अदृश्य बाढ़ नहीं है जो हमारे समाज को बांट रही है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। सच में। हमारे श्रोताओं के लिए ये एक खुला विचार है जिस पर उन्हें खुद गहराई से मंथन करना चाहिए। क्या हम इतिहास को दोहरा रहे हैं या उससे कुछ सीख रहे हैं? आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।